इन सब के अंदर में पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर होगा, शरीर दुखेगा, उनका पास में गए, उन्हें जांच करी और उस वक्त अगर आप डेंगू करोगे फर्स्ट डे पे तो वो नेगेटिव आने के चांसेस ज्यादा। पेशेंट का सिर दुख रहा है, उसके लिए उसको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। नमस्कार, मैं पृथ्वी स्वागत करता हूं हैप्पी हेल्थ पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जुड़े हैं इटर्नल हॉस्पिटल सालानेर के इंटरनल मेडिसिन के विशेषज्ञ डॉक्टर अखिल गुप्ता जी। स्वागत है सर आपका। सर, आपसे जानना चाहेंगे, मॉनसून सीजन है, बारिश का दौर है, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो आम जन में पाई जाती है और कैसे उनसे बचाव किया जा सकता मानसून आता है, उसके साथ में बहुत सारी बीमारी भी लेके आता है और इसमें कॉमनली 8 से 9 तरह के इन्फेक्शन होते हैं जो कि प्रिसिपिटेट होते हैं। बाकी बीमारियां अपनी तरफ है, बट ये इन्फेक्शियस डिजीज जिसके अंदर में डेंगू, मलेरिया, लेप्टोस्पायरा, स्क्रब टाइफस, हेपेटाइटिस में स्पेशली हेपेटाइटिस ए और ई, साथ में क्योंकि इस दौरान इस मौसम के अंदर में बहुत सारे अपने को पसीना आने का सिम्टम रहते हैं, तो फंगल इलनेसेस होती है। डायरिया एक बहुत कॉमन इलनेस रहती है जिसके अंदर में कॉलेरा वो पाया जाता है। ये मेजर सिम्टम बीमारियां इस दौरान इस सीज़न में फैलती हैं। इन बीमारियों के साथ में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इनके सिम्टम्स लगभग ओवरलैप करते हैं। जैसे कि हम बात करें कि मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड और लेप्टोस्पायरा, स्क्रब टाइफस, जो मैंने 5 आपका नाम लिया है, इन सब के अंदर में पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर होगा, शरीर दुखेगा, उनका बॉडी एक, जिसे हम बोलते हैं आम भाषा में, पेशेंट को एनर्जी लेवल बिल्कुल नहीं रहेगा। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये बहुत कॉमन रहते हैं। डायरिया का सिम्टम्स जो है आमतौर पे हम लोगों को लगता है कि कुछ खा लिया उससे डायरिया आ गया, बट डेंगू अपर से जो है अपने आप में वायरल डायरिया कर सकता है। कॉलेरा जो है वो भी डायरिया कर सकता है। मलेरिया की कुछ पेशेंट्स में भी हमें डायरिया मिल सकता है। वायरल हेपेटाइटिस की शुरुआत जो है जरूरी नहीं है वो पीरियड से ही हो, उसके अंदर में भी हाई ग्रेड फीवर और डायरिया हो सकता है। तो इस जो ये दौरान जो होने वाली इलनेसेस है, इनका एक ओवरलैपिंग सिम्टम्स होते हैं जिसके लिए हमको इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही पर्टिकुलरली करना चाहिए, वरना हम मिसडायग्नोज अगर हो गए तो ये अपने आप में कॉम्प्लिकेट हो सकती है। सर, काफ़ी बार देखा गया है जो पेशेंट जिनको फीवर आ रहा है, जिनको बीमारी है, उनके रिपोर्ट्स नेगेटिव आते हैं। बिल्कुल, उनका SGOT SGPT लेवल अलग हो जाएगा, प्लेटलेट कभी कम कभी ज़्यादा। तो ये क्यों, मतलब नेगेटिव रिपोर्ट का क्या रीज़न है? आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी है। अब हमारे पास ओपीडी में पेशेंट आते हैं, 4th-5th डे पे आते हैं, वो पेशेंट वो बोलते हैं हमको 5 दिन से बुखार आ रहा है, हमने पहले दिन हमने जांच कराई थी, उसके अंदर में डेंगू नेगेटिव आ गया, मलेरिया नेगेटिव आ गया, हमारा टाइफाइड पॉजिटिव की पेशेंट विडाल की रिपोर्ट लेके आते हैं, जो कि जिसके अंदर में रेशो लिखे होते हैं 1/80 1/40 पॉजिटिव चल रहा है उनका। तो ये बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन होती है पेशेंट की ओपीडी में, स्पेशली 4th और 5th डे पर वो बहुत परेशान होते हैं। तो इसमें ये जानना जरूरी है कि जो टेस्ट है, जिस बीमारी को हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, उसका किस समय पे कौन सा टेस्ट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल डेंगू की हम बात करें तो डेंगू का टेस्ट फर्स्ट और सेकंड डे हमेशा नेगेटिव आएगा। मान लीजिए किसी पेशेंट को डेंगू है, उसको फर्स्ट डे बहुत हाई ग्रेड फीवर आया, उस पास में गए, उन्होंने जांच करी और उस वक्त अगर आप डेंगू करोगे फर्स्ट डे पे तो वो नेगेटिव आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमें हमेशा जो इनका जो टेस्ट है थोड़ा सा डिले, जहाँ पे उनकी पॉजिटिविटी आने के चांसेस होते हैं तब करना चाहिए। जैसे डेंगू का हम एडवाइस करते हैं NS1 पॉजिटिव जो एंटीजन होता है वो 3rd डे के बाद किया जाए, और जो इनकी एंटीबॉडी टेस्टिंग होती है जैसे IgM और IgG एंटीबॉडी, वो 5th या 7th डे के बाद करनी चाहिए। तो अब ऐसे में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि किया क्या जाए। तो हमेशा पेशेंट के सिम्टम्स को देखते हुए हम उसका इलाज करते हैं, ना कि उसकी रिपोर्ट को देखते हुए। मान लीजिए डेंगू नेगेटिव है और आपके सिम्टम्स सारे डेंगू वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा सिर दुख रहा है, आपको बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है, कमर दुख रही है, आंखों के पीछे दर्द हो रहा है, तो हम उसको डेंगू मानते हुए आपकी उस डेंगू की होने वाली जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस है उसकी मॉनिटरिंग करते हुए उस पेशेंट को ट्रीट करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर इसको हम ट्रीट नहीं करेंगे और इसके साथ में हम इसको मिसडायग्नोज कर लिया, मान लीजिए आपने विडाल 180 आ गया और आप 1/80 आ गया और हमने उसको टाइफाइड मान लिया जबकि वो था वो डेंगू, तो टाइफाइड का ट्रीटमेंट देने में बिना मतलब एंटीबायोटिक्स भी लगी और ट्रीटमेंट का खर्चा भी बढ़ा, बट पेशेंट को जो कॉम्प्लिकेशंस थी डेंगू की वो आने का रिस्क बढ़ गया। तो करेक्ट डायग्नोसिस एंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है सीजनल इलनेसेस के अंदर में,
क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि इनके सिम्टम्स बहुत ओवरलैप। सर कौन कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस है जो इस दौरान देखी जाती है जब एक्टिवली पेशेंट बीमार है? जी, जब पेशेंट एक्टिवली बीमार है, जब उसको हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, उसको बॉडी एक हो रहा है, उसको शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, तो सबसे जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलती है वो है उसका प्लेटलेट्स फॉल होना। ठीक है, प्लेटलेट्स जो फॉल है जनरली, अगर हम डेंगू को लेके चले तो डेंगू के अंदर में फर्स्ट 3 to 4 डेज प्लेटलेट्स फॉल नहीं होती। उसके बाद में जब 4th-5th डे से फीवर सारा सबसाइड होना शुरू हो जाता है, मतलब कम होने शुरू हो जाता है, तब प्लेटलेट गिरनी शुरू होती है। तो पेशेंट को एक बार अगर फीवर पे रिस्पॉन्ड आ गया तो भी अपनी प्लेटलेट्स की मॉनिटरिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर प्लेटलेट जो है वो हमारे बॉडी के अंदर में जो खून के रिसाव को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट से प्लेटलेट कम होने पर ब्लीडिंग रिस्क बढ़ जाता है, और ये रिस्क जो है उन पेशेंट्स के अंदर में जो कि ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जिससे प्लेटलेट कम काम होती है, स्पेशली हार्ट पेशेंट्स जो एस्पिरिन लेते हैं, तो उनके अंदर ये रिस्क बहुत बढ़ जाता है। जिनकी कोमोबिडिटीज़ हैं जैसे, तो उनको खास तौर पे ठीक होने के बाद में भी अपनी प्लेटलेट्स की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। सेकेंडली, हेपेटाइटिस, लीवर के जो एंजाइम्स होते हैं उसका बढ़ना। देखिए, कोई भी वायरल इलनेस होगी वो हेपेटाइटिस कर सकती है, और वायरल हेपेटाइटिस में अगर आपका SGOT, SGPT, जिसको हम आमतौर पर AST और ALT भी बोलते हैं, यदि वो 5 गुना से ज़्यादा बढ़ता है तो वो मॉनिटरिंग के लिए ज़रूरत होती है और उसका ट्रीटमेंट की ज़रूरत हमें पड़ती है, क्योंकि लीवर भी हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है और हमारी ब्लड को थिक रखता है। तो अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स की फेलियर, लीवर फेलियर में पेशेंट गया तो हमारी ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाते हैं। ऑलरेडी प्लेटलेट्स की लोअर साइड में है, अभी लीवर में भी डिस्फंक्शन हुआ तो ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ गया। थर्ड जो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलती है वो इसके अंदर में होता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा डायरिया हुआ, वायरल डायरिया जैसे मैंने आपको कहा था, या वॉमिटिंग हुई लीवर एंजाइम्स बढ़ने की वजह से, तो पानी का जो शरीर में पानी की घनत्व है वो कम हो जाएगा, तो पेशेंट डिहाइड्रेशन में जाने की वजह से उसकी किडनी पे असर पड़ सकता है, जिसको हम अक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं, जिसका तुरंत अगर हम ट्रीटमेंट करें तो वो रिवर्सिबल है 100%, बट लॉन्ग टर्म में वो कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। सिमिलरली, आपको मैंने जैसे बताया कि पानी कम होने से डिहाइड्रेशन होगा, तो डिहाइड्रेशन से पेशेंट का BP फॉल हो सकता है, जिसको हम आमतौर पर शॉक बोलते हैं। पेशेंट अगर शॉक में जाएगा तो फिर हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, तो पेशेंट का हार्ट भी अफेक्ट हो सकता है। एनालिसिस बॉडी के सब मेम्ब्रेन्स को अफेक्ट करते हैं, जिसको हम पॉलीसीरोसाइटिस बोलते हैं, जिसके अंदर में ये इन्फेक्शन ब्रेन के अंदर भी जा सकता है। आप जो मेनिंजाइटिस जिसे हम बोलते हैं, जिसमें पेशेंट की जो कॉमन प्रेजेंटेशन होगी वो हेडेक से लेकर अल्टर्ड सेंसोरियम मतलब बेहोशी तक हो सकती है, और उसे मिर्गी का दौरा भी आ सकता है। तो इसलिए एक्टिव इलनेस के अंदर में हमें बुखार और प्लेटलेट्स के अलावा हमें आगे भी देखना चाहिए कि कहीं पेशेंट को हेपेटाइटिस तो नहीं हो रहा, किडनी इंजरी तो नहीं हो रही, उसका BP तो ठीक है, कहीं जो हार्ट के ऊपर की झिल्ली है जिसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, उसे पेरिकार्डाइटिस या फिर उसकी वजह से हार्ट की मांसपेशियों में कमजोरी जिसे कार्डियोमायोपैथी बोल रहे हैं वो तो नहीं हो रही। उनके जो जो एक सिंपल सिर दर्द है, कहीं वो मेनिंजाइटिस का सिर दर्द तो नहीं है, वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो आमतौर पे देखने को नहीं मिलती है, बट ऐसे ही सेड कि जितने भी पेशेंट हैं जिनको ऑलरेडी ये बीमारियां है, कोमोबिडिटीज़ है, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, कार्डियक इलनेसेस, तो उनको अपने आप को इन चीज़ों के लिए मॉनिटर रखना और सतर्क रहना ज़रूरी है। सर क्या पेशेंट ठीक होने के बाद में भी ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस है जो लॉन्ग टर्म रह सकती है या होती है ऐसा कुछ? जी, ये बहुत कॉमनली देखी जाने वाली चीज़ें हैं। इनमें हम लोग पोस्ट वायरल इफेक्ट्स बोलते हैं, जो 6 वीक से लेके 6 मंथ तक रह सकते हैं डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स प्रोफाइल। आप देखिए, पेशेंट प्रोफाइल से मतलब एक यंग आदमी है वो जल्दी रिकवर होएगा, और जो एक ऐसा पेशेंट है जो ओल्ड एज है, जिसको कोमोबिडिटीज़ है, वो उसको रिकवर में टाइम लगेगा। आपकी बॉडी में वायरस गया, उसने बॉडी के अंदर डेफिनेटली चेंजेस लाए हैं, जैसे हमने कोविड के दौरान देखा था। कोविड के दौरान हमने ये देखा कि कोविड के कारण या कोविड की वैक्सीन के कारण जो खून था वो गाढ़ा हुआ था। कोविड भी एक वायरस था। सिमिलरली डेंगू भी एक वायरस है, उतना पोटेंट ना हो पर फिर भी वो एक वायरस है जो बॉडी के अंदर सिमिलरली चेंजेस ला सकता है।
तो पेशेंट के अंदर में ये जो सिम्टम्स होते हैं जिनको हम पोस्ट वायरल सिम्टम्स होते हैं, ये सिंपल हेयर फॉल से लेकर और मल्टीपल आर्थराइटिस तक हो सकता है। जैसे कॉमन सिम्टम्स की हम बात करें तो हेयर फॉल सबसे कॉमन सिम्टम है, जिसको हमारी लैंग्वेज में हम टेलोजन एफ्लूवियम बोलते हैं। फिर परसिस्टेंट हेडेक, पेशेंट का सिर दुख रहा है, उसके लिए उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। फिर उनको आँखों में सूखापन लगना, ये भी एक काफ़ी कॉमन सिम्टम है और इसको इग्नोर करने से आँखों की पुतलियों पर असर पड़ सकता है। चक्कर आना, क्योंकि आपके जो ईयर्स होते हैं वो बैलेंस करते हैं आपको, जो ईयर के अंदर का फ्लूइड है उसको डिस्टर्बेंस की वजह से परसिस्टेंटली पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं। थायराइड प्रोफाइल, इस सीजन के बाद में ड्यूरिंग माई प्रैक्टिस ईयर्स मैंने बहुत देखा है कि जो पेशेंट रूटीन फॉलोअप में अपनी थायराइड की जांच कराते हैं उनका थायराइड अब नॉर्मल आ जाता है और वो थायराइड की मेडिसिन शुरू कर देते हैं, जबकि वो थायराइड हाइपो या हाइपर थायराइडिज्म ना होके थायराइडाइटिस मतलब थायराइड की सूजन होता है, जिसके कारण पेशेंट बिना ज़रूरत के भी थायराइड का इलाज ले रहा है। सिमिलरली जैसे मैंने आपको कहा कि हर्ट, अगर हम बात करें तो हर्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा तो पेरिकार्डाइटिस की वजह से उसे चेस्ट पेन परसिस्टेंट रह सकता है, जिसको पेशेंट बार बार ये परेशान हो सकता है कि कहीं मुझे हार्ट की कोई बीमारी तो नहीं हो रही है, जबकि वो सिंपल पेरिकार्डाइटिस भी हो सकती है। उसका ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है क्योंकि अल्टीमेटली वो हार्ट पे प्रेशर डालेगा। कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जो है, जो एक मेडिकल टर्म है जिसके अंदर हार्ट की जो मसल्स है वो फैल जाती है, जिससे हार्ट जो है वो जनरली काफ़ी कम 50% तक कम काम करता है। तो वो भी एक कॉम्प्लिकेशन है जो वायरल डिजीज़ के बाद में लॉन्ग टर्म देखी गई है। क्योंकि आपकी इम्यूनिटी भी कम हुई है इस दौरान, वायरल इलनेस के दौरान, तो आपको निमोनिया होना और निमोनिया के कारण जो कॉम्प्लिकेशंस है वो आना भी काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। मैंने आपको बताया हेपेटाइटिस, परसिस्टेंट हेपेटाइटिस भी एक सिम्टम है जिसकी वजह से पेशेंट का जी घबराता रहता है और पेशेंट को उल्टी जैसा लगता है, पेट दर्द उसका परसिस्टेंटली चलता है। किडनी इंजरी, ऑब्वियसली अगर पेशेंट एक्यूट किडनी इंजरी में गया है, इसका क्रिएटिनिन बढ़ा है तो वो भी परसिस्टेंट रह सकती है, और यदि वो उसका प्रॉपर इलाज नहीं किया जाए तो जो एक्यूट है वो क्रॉनिक इलनेस के अंदर में चेंज हो सकता है, जिसके लिए पेशेंट को लॉन्ग टर्म पे डायलिसिस तक की ज़रूरत पड़ सकती है अगर उसे इग्नोर किया गया तो। और ये सब के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हम बात कर रहे हैं वो है जॉइंट पेन्स और मसल पेन, जिसे हम पोस्ट वायरल मायल्जिया या पोस्ट वायरल आर्थ्रैल्जिया बोलते हैं या आर्थराइटिस बोलते हैं, जिसको हम एक तरह का ये गठिया भी माना जाता है, जिसमें पेशेंट जब सुबह उठते हैं उन्हें बहुत दर्द लगता है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है उन्हें, और वो इस चीज़ से बड़े परेशान होते हैं। खासकर एक जो यंग ऑफिस गोइंग पॉपुलेशन होती है उनका जो ऑफिस परफॉर्मेंस है वो काफ़ी गिरने लगता है, जिससे वो पेशेंट परेशान होने के साथ साथ डिप्रेशन तक में भी जा सकता है अगर इस चीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए। ये पेशेंट्स के अंदर में आमतौर पे आजकल हमारी जो लाइफस्टाइल इलनेसेस के कारण में, जैसे हम देखते हैं कि B12 D3 डेफिशिएंट होते हैं, वो पेशेंट इन कॉम्प्लिकेशंस के लिए भी ज़्यादा एट रिस्क होते हैं। और इन जो कॉम्प्लिकेशंस है ना, सबसे अच्छी बात पृथ्वी क्या है इन चीज़ों की कि अर्ली स्टेज पे इनका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ईजी है और 100% रिजल्ट देने वाला है। बट यदि आप मेरे पास बहुत लेट आते हैं, मान लीजिए आप 6 महीने के बाद में आ रहे हैं विद जॉइंट पेन, तो जब उसका जो ट्रीटमेंट है उसको करना बहुत मुश्किल है। किडनी के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जितना लेट करेंगे उतना नुकसान होगा। हार्ट के लिए भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, और सिमिलरली आइज़ के लिए जो मैंने कहा कि सिंपल एक जो आई की ड्राइनेस है वो आपकी कॉर्निया, जो आपकी पुतली होती है, जो काला भाग होता है, उसको भी डैमेज करने में सक्षम रहता है। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करते हुए हमें टाइम पे ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। क्या अर्ली डायग्नोसिस या राइट डायग्नोसिस एट अर्ली स्टेज कैन रिमूव या रिड्यूस ये सारी कॉम्प्लिकेशन को कम करने में मदद करेगा? जी बिल्कुल, मैंने आपको जैसे कहा कि अगर हम इसको टाइमली डायग्नोस कर लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, वायरल मायल्जिया की बात करते हैं। मायल्जिया मसल पेन को मायल्जिया बोलते हैं। आपने भी देखा होगा कभी बुखार आने पे बदन बहुत टूटता है। आमतौर पे इसके अंदर में पेशेंट जो है वो बड़ा परेशान होता है, बट सिंपल अच्छा हाइड्रेशन देने से, नमक के साथ में अगर खूब पानी पिया जाए तो जब मसल को हाइड्रेशन होता है तो जो लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेट हो रखा है उसके अंदर में वो वॉश आउट हो जाता है और पेशेंट ठीक हो जाता है। और यदि उसको परसिस्टेंटली रखेगा तो उसको जो शरीर में उससे दर्द हो रहा है
उससे वो पेशेंट बहुत परेशान रहेगा और उसके सिम्टम्स परसिस्ट रहेंगे, जो फर्दर बाद में जब लॉन्ग टर्म पे ट्रीटमेंट कराया जाएगा तो उसका रिजल्ट्स भी कम रहेंगे और ट्रीटमेंट भी एक्सपेंसिव होगा। सिमिलरली आर्थराइटिस के अंदर में तो सिंपल आर्थराइटिस हमें एक पेन किलर देके भी ठीक कर सकते हैं, उसके लिए पेशेंट को एक प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जाना पड़ेगा, जो पेशेंट के लिए भी फाइनेंशियली भी और इमोशनली दोनों बर्डन रह सकती है। साइकेट्रिक इलनेसेस, क्योंकि आप बहुत जब लॉन्ग टर्म बीमार रहते हैं ना, तो ये हमने हमारी मेडिकल प्रैक्टिस में देखा है कि एक बॉडी का एनर्जी लेवल कम हो जाता है, पेशेंट डिप्रेशन तक में चला जाता है। फिर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लेना, उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये सब को अवॉइड करने का बेस्ट चीज़ है कि आप अपने डॉक्टर से खुल के बात करिए कि मुझे ये दिक्कतें आ रही हैं, मुझे 10 दिन पहले डेंगू हुआ था, तो उसका एक सिंपल सा ट्रीटमेंट दे के पेशेंट को एकदम नॉर्मल लाइफ की तरफ ले जाया जा सकता है। तो आज हमने सर से जाना कि कैसे एक छोटी सी बीमारी जिसको हम छोटा सा बुखार, जुकाम, खांसी को हम एक इग्नोर करके बैठ जाते हैं या हम सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं उन चीज़ों का, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में हमको किस तरीके से कॉम्प्लिकेशन उनके पैदा हो तो वो अपने हर एक अंग पे उसका बहुत गलत इफेक्ट हो सकता है। हार्ट फेलियर हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक या कुछ भी, मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड और ज़्यादा हो सकता है। तो सर थैंक यू फॉर ऑल दोज इन्फॉर्मेशन, और अधिक जानकारी के लिए नीचे स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है आप उस पर संपर्क कर सकते हैं इटर्नल हॉस्पिटल से। सब्सक्राइब करिए चैनल इटर्नल हॉस्पिटल का और जुड़े रहिए हैप्पी हेल्थ पॉडकास्ट के साथ और इसी तरीके की सूचनाएं और इन्फॉर्मेशन के लिए।